हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी के परपोषण के प्रकार यानी प्राणी संपोषण तक हम लोग पढ़े हुए थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे और इससे आगे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है, आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। क्या है प्रकाश संश्लेषण का मतलब? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। माने जिस प्रक्रिया द्वारा जो है पौधे अपने भोजन को तैयार करते हैं, पौधे भोजन करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। सभी हरे पेड़ पौधे में पर्णहरित होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश अवशोषित करने की क्षमता होती है। सूर्य के ऊर्जा के सहायता से प्रकाश संश्लेषण जो है अकार्बनिक अणु यानी अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पादप कोशिकाओं के स्थिरीकरण के बाद जो है स्थिरीकरण के बाद कार्बन अणु ग्लूकोज बनता है। यानी पेड़ पौधे जो है सूर्य की प्रकाश की सहायता से कार्बनिक अणु, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब मिलकर और कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। इस क्रिया के में सिर्फ ग्लूकोज ही उत्पादन नहीं होता, सूर्य की प्रकाश के विकिरण की स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं जो ग्लूकोज द्वारा संचित रहता है। इसको हम लोग निम्नलिखित अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। व्यक्त के निम्नलिखित रासायनिक समीकरण ध्यान दीजिए आप लोग। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम लोग निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, पेड़ पौधे CO2 ग्रहण किया और H2O जल, पेड़ पौधे में जो नीचे जड़ होता है उसके द्वारा जल ग्रहण किया जाता है। और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में जो मुख्य उत्पाद बना उसका नाम है ग्लूकोज का निर्माण होता है। और इसके साथ ही O2 गैस बनता है और जो है H2O माने जल का निष्कासन होता है। इस समीकरण से जो है स्पष्ट हो गया कि मेन उत्पादक तो ग्लूकोज ही होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में पौधे के द्वारा छोड़ा जाता है। जैसे मनुष्य वही ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं या अन्य जीव जंतु। चलिए अब प्रकाश संश्लेषण के स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से जो है अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। पत्तियों में पहली सेड और स्पंजी पैरोकाइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इनकी कोशिकाओं में रचना एवं कार्य बड़ी ही जटिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि हम अधिकांश जो है पत्तियों में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, ये नहीं, और इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग कहा जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं। पत्तियों के बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। यह विशेष कोशिकाओं में होता है जिनके माध्यम में यह छिद्र होता है। यह छिद्र बंद और खुल दोनों सकता है। यह प्रकाश संश्लेषण के क्रिया विधि है। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में आगे जानते हैं, जिनके द्वारा जो है कोशिकाओं के गॉड सेल्स के द्वारा होता है और इन्हीं रंध्रों के द्वारा वायुमंडल में CO2 पत्तियों के भीतर विसरण प्रक्रिया द्वारा माने पौधे में पहुंचता है। कहा जाए तो पत्तियों में जो पत्तियां जो है यह CO2 रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा विसरण क्रिया द्वारा निर्भर कर लेता है। और जो है रंध्र का खुलना बंद होना कोशिकाओं के स्फीत पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिकाएं जल को अवशोषित कर फूल जाती है तो रंध्र में खुलता है। इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाओं का जल बाहर निकल जाता है तो यह सिकुड़ होकर रंध्र बन जाती है। रंध्र या स्टोमाटा या पत्ती की सतह में एक सूक्ष्म छिद्र होता है, उसी छिद्र को कहते हैं रंध्र या स्टोमाटा। इसी रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा पत्तियां जो है
CO2 को ग्रहण करती है। जो जल प्रकाश संश्लेषण में बनता है इसी रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा बाहर उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर होता है। अब हम लोग रंध्र के काम जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण में के लिए अधिकांश गैसों का आदान प्रदान इन्हीं क्षेत्र के द्वारा होता है और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल रंध्र के द्वारा ही निकलता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक पदार्थ क्या होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। पर्णहरित या क्लोरोफिल्स, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 भी कहते हैं, और जल H2O चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए। पर्णहरित या क्लोरोफिल, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में केवल हरे जो पत्ते होते हैं, पर वास्तव में हरा रंग होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधे में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। कुछ समुद्री जवाल अन्य पौधे हैं, अतः उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखना है जितना पादप कोशिकाओं के भीतर विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल का होना जरूरी है। यानी उसका रंग माने नहीं रखता है जितना उसमें क्लोरोफिल होना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल के उपस्थिति में ही संभव है। इसीलिए क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण संभव है ही नहीं। क्लोरोफिल ही वास्तविक पदार्थ है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः क्लोरोफिल में यह प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानेंगे। इसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाई कैसे आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे में CO2 जो है CO2 ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर आवश्यक CO2 को वास्तव में वातावरण से प्राप्त करता है तो CO2 सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल है, परंतु वायुमंडल के अलावे कुछ अलग अलग की भी गैसों की मात्रा मौजूद होती है। वायुमंडल में CO2 जो है लगभग 0.03% है, यानी 10,000वां भाग में 3 भाग जो है CO2 मौजूद होता है। इसके अलावे जो है लकड़ी, कोयला, ईंधन जलाने के लिए, जीवाणु द्वारा अपघटन करने के लिए भी CO2 का इत्यादि में उपयोग होता है। CO2 वायुमंडल में मुक्त होता है। इस सबसे माने मुक्त होकर तो पेड़ पौधा CO2 को ग्रहण करता है और उसकी मात्रा को नियंत्रित किया रहता है। CO2 के वातावरण भी बना रहता है। जल के बारे में हम जानते हैं, पौधे अपने भोजन का अधिकांश भाग जल से प्राप्त करता है तथा जल के कारण ही उनमें वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए यह अनिवार्य घटक है। किसी एक सरल प्रयोग के द्वारा जल की अनिवार्यता दर्शाना जो है कठिन है। नियमित रूप से अगर पौधे को जल ना मिले तो वो मर जाते हैं, लेकिन अन्य कारणों से भी हो सकता है। इसीलिए किसान अपने खेतों में लगी फसलों को नियमित रूप से सिंचाई करता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को नियमित रूप से जल उपलब्ध होना चाहिए। यानी एक प्रयोग के द्वारा तो इसको बताना असंभव है, लेकिन किसान अपने पौधे में सिंचाई करते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि पौधे के लिए जो है यह काफ़ी आवश्यक है। जल जो है काफ़ी ज़रूरी है। पौधे जो है अपने जड़ों के द्वारा जो है भूमि से जल के साथ साथ खनिज कण जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा इत्यादि का अवशोषण करते हैं। अगर नाइट्रोजन से प्रोटीन और अन्य यौगिकों से होता है तो जल के द्वारा ग्रहण किया गया जो जल जाइलम उत्तक होता है वो पौधे के विभिन्न भाग में पत्तियों तक पहुंचाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या होता है इसका उपयोग होता है। और जलीय पौधे पानी में लवक का अवशोष अपने बाहरी हिस्सों से पूरा कर लेता है। तो यह जल की आवश्यकता हो गई प्रकाश संश्लेषण में। अब जानते हैं सूरज की प्रकाश, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। हरित पौधे हैं उसमें पाए जाने वाले हरित लवक मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल सूर्य की
मौजूद में ही सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा के द्वारा जो है रख रखाव से एवं रासायनिक ऊर्जा को बदल कर संश्लेषित ग्लूकोज में अणुओं का इसका समावेश करता है। यानी सूर्य की प्रकाश भी बहुत जरूरी है हरित लवक और क्लोरोफिल में ऊर्जा को उत्पादन करने में। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में हरे पेड़ पौधे विकिरण ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण अवशोषण करता है। इस ऊर्जा द्वारा हरे पत्तियों में उपस्थित दो भाग होते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। ऑक्सीजन स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल से मिल जाता है और हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाता है। यही क्रियाविधि होती है। प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन प्रकाश जल को विभक्त करेगा, यानी जल को प्रकाशिक अपघटन के लिए आवश्यक होता है। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। चलिए ध्यान से सुनते हैं, हम लोग समझते हैं प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण जो होता है इसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद प्रतिक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया के बाद ही CO2 का अपचयन में काम आता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। यह प्रकाश तथा अंधकार में समान रूप से होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया है। अप्रकाशिक अभिक्रिया द्वितीय चरण में प्रकाशिक अभिक्रिया को कहते हैं। यह चरण में अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि यह अंधकार में होता है या इसमें प्रकाश की अनुपस्थिति आवश्यक है, अपितु प्रकाश होने या न होने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के प्रथम अभिक्रिया को प्रकाशिक और द्वितीय चरण को अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जो है दोस्तों अगले क्लास में हम लोग जंतुओं के पोषण के बारे में पढ़ेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, इस सब का पोषण, फिर मानव का पोषण। तब तक के लिए इसी वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।